मुकेश चंद्राकर की जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध स्वरूप उसको इंसाफ मिल सके, इसके लिए ये तमाम जो है प्रयास जारी है, संघर्ष यूँ मैं कहूँ जारी है। अपना परिचय दीजिएगा और इस घटना के बारे में जब से आपने सुना है क्या महसूस कर रहे हैं और अब क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यास पाठक हूँ, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक हूँ खबर वर्ल्ड मीडिया का। मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई है, दर्दनाक मौत कहा जाए उसे, ये हमें पत्रकारिता करने के लिए एक भयावह स्थिति जो है दिख रहा है। और ऐसे में कैसे पत्रकार पत्रकारिता करेंगे? क्या भ्रष्टाचार को उजागर करना एक खतरनाक मौत को आमंत्रित करता है क्या? तो हम ये चाहते हैं कि आज यह नौबत इसलिए आ रहा है क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं है हमारे पास। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे ताकि पत्रकार निडर होकर के अपना काम कर सके। पत्रकार निडर होकर काम कर सके। आप खेमराज आ जाइएगा, तमाम अन्य पत्रकार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी वारदात को लेकर? ये पत्रकारिता की हत्या हो रही है और उसके विरोध में आज हम सड़क पर हैं। बीजापुर बंद है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पत्रकार संगठित हैं और इस तरह के कृत्य की हम कड़ी निंदा करते हैं। खेमराज आ जाइए इधर। और वैभव पांडे हैं, महासचिव प्रेस क्लब के, उनसे बातचीत करूंगा। इतनी दुखद घटना हुई है, प्रेस क्लब तमाम इकट्ठे हैं, क्या आगे की रणनीति है और आगे इंसाफ की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए? देखिए, आज तो हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और अंबेडकर चौक पर फिर मौन धारण भी करेंगे। लेकिन हमारी ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हम जो है अपनी मांग को लेकर के अड़े रहेंगे और तब तक जो है, जब तक कि सरकार ये सुनिश्चित नहीं करा देती कि पत्रकारिता निष्पक्ष तरीके से छत्तीसगढ़ में चलती रहेगी। किसी भी पत्रकारों को किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डर का माहौल उन लोगों में होना चाहिए, उन भ्रष्टाचारियों में होना चाहिए, उन दबंगों में होना चाहिए, उन गुंडों में होना चाहिए जो कि पत्रकारिता को दबाने, पत्रकारों को धमकाने का काम करते हैं। मुकेश चंद्राकर ने जो शहादत दी है पत्रकारिता के लिए, वो बहुत अपूर्णीय क्षति है हम सब के लिए जो है। और मुकेश चंद्राकर को हम आज इस मौके पर रायपुर प्रेस क्लब की तरफ से, अपने पत्रकार साथियों की तरफ से सादर नमन करते हैं। और सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि इस पूरे मामले की बहुत सूक्ष्मता से जांच हो और जो भी इस मामले के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार मैं पूरी ऊपर से तस्वीरें पीछे तक दिखा दीजिए। पूरे राजधानी समेत पूरे प्रदेश का पत्रकार जो है यहाँ पर इकट्ठा है और सभी लोगों की आंखों में आंसू हैं, आंखें नम हैं और एक ही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर क्यों। रमन हलवाई जी हमारे साथ, जो कि कोषाध्यक्ष हैं रायपुर प्रेस क्लब के, क्या कहना चाहेंगे इस दुखद वारदात को लेकर और आगे के लिए, इंसाफ के लिए? कितना आपने क्या अनुभव महसूस किया है पत्रकारिता करते समय इस डर को लेकर, जो उससे भी ज़रा साझा करिए। डर तो रहता ही है, स्वाभाविक सी बात है। जब हम जनता के लिए काम करते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं, बड़े मुद्दे रहते हैं जिनका पर्दाफाश होता है, सारी चीज़ें सामने आती है, तो उसके लिए तो एक नया, रोज़ एक नया दुश्मन तैयार हो ही जाता है हमारा। और लेकिन हालांकि मुकेश के मामले में ऐसा था, मुकेश ऐसा व्यक्ति था जो शासन, प्रशासन, आम पब्लिक, हर किसी का, जब जिसके लिए ज़रूरत हो वो बिल्कुल खड़े रहता था। रायपुर से भी जब काम के लिए जाते थे तो वो ये नहीं देखता था कौन से प्रेस से कहाँ है, बस मुकेश को एक बोल दिए, वो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल तैयार रहता था। हमेशा बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने और बस श्रद्धांजलि है मेरी उसके लिए प्रति। और भी कुछ अन्य साथी हैं। नीलेश है मेरे साथ एनडीटीवी से। नीलेश, आप रिपोर्ट करने गए थे और क्या हुआ था जब आप रिपोर्ट करने गए थे? वहाँ भी क्या आपको भी थ्रेट दिया गया था? उस दौरान भी कुछ हुआ था? नहीं, देखिए, थ्रेट की तो बात नहीं थी। मतलब जब हमने रिपोर्ट करके आई भी थी तभी भी एक बात ज़रूर थी कि हमने एक पक्ष लेने की कोशिश की थी शुरुआती दौर में, लेकिन पक्ष नहीं आया। तो चूँकि हमारे जो खबर के लिहाज से जो बिंदु होने चाहिए, जो पक्ष होने चाहिए, वो सारे थे, तो हमने खबर को प्रस्तुत कर दिया और उसके बाद खबर का असर भी हुआ। तो कोई ऐसा थ्रेट वाला मसला हमारे पास नहीं था, कम से कम मेरे तक नहीं था। उस दौरान कम्युनिकेशन क्या हुआ आपका मुकेश से? मुकेश क्या बोलता था, क्या कैसे, कि कोई थ्रेट उसको आ रहा है? मुकेश ने ये ज़रूर बताया था कि जब हमने खबर का असर चलाया था तो उसके बाद से ठेकेदार जो हैं सुरेश चंद्राकर, उनका उसके पास कॉल आया था। लेकिन कॉल में बातचीत क्या हुई थी वो उस समय बात इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि वो जो ठेकेदार हैं वो मुकेश से पहले से भी जान पहचान से थे। ऐसा नहीं कि मतलब एकाएक कोई जान पहचान हुई हो, तो इस वजह से उनसे लगातार बातचीत हो रही थी। लेकिन क्या बात हो रही थी और किस तरह का, क्योंकि खबर पे ही बातें चल रही थी, तो कुछ ऐसा कह पाना कि थ्रेट दे रहे थे, वो ऐसा बात नहीं आई थी सामने। जी।
तो एक खबर ने, उसके असर ने, उसके प्रभाव ने, सच्चाई के लिए लड़ी गई जंग ने ये कर दिया। बहरहाल ये सभी पत्रकार यहाँ पर जो है चल रहे हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। उचित शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बातचीत करूँगा। उचित जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहे, फिर उसके बाद आप पत्रकारिता में आए। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं और आपने किस किस तरीके के अनुभव महसूस किए? अन्य पत्रकारों के किस तरीके के थ्रेड के अनुभव होते हैं और उनसे निपटने की ऐसी चुनौतियां ना आए या इसके समाधान को किस दिशा में आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये इस चीज़ों से दशकों से मैं देख रहा हूँ। मुझे भी कई हमले हुए, गाड़ियाँ तोड़ी गई, कई कानून को उल्लंघन करके इस तरीके की जो शक्तियाँ हैं, इनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि वो न सरकार को गिनती है, न जर्नलिस्ट को गिनती है, न जर्नलिज्म को गिनती है। उनका प्रभुत्व वाले लोग इतने हो गए हैं कि ये लोग इस तरीके के लिए इन्हें पूरा का पूरा श्रेय सरकार का रहता है। उनके आशीर्वाद और उनकी छतरी के तले ये काम करते रहते हैं और इनका मनोबल आसमान में पहुँचता है। लगातार इस तरीके की घटनाएँ होती आ रही हैं। आज प्रेस क्लब के ही आप एक सदस्य को आज गरियाबंद के रेंजर ने भी इस तरीके से जो धमकियां दी, ऐसी हम झेल चुके। मैं जब केवल यही नहीं, एक्टिविस्ट भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। जो कोई कुछ तुच्छ, जो कम संख्या में कुछ एक्टिविस्ट अभी भी मौजूद हैं जो काम करते हैं, वो कई धमकियों से इस तरीके के रूबरू उनको होना पड़ा है इस कार्य के लिए। देखिए, ये अगर आप जनता को कुछ अच्छा देना चाहते, सच्चाई आप उनके सामने परोसना चाहते हैं, तो इसके लिए ये इस तरीके की जो हरकतें उनके खिलाफ हो रही है, इसे तो सरकार को मैं जिम्मेदार कहूँगा। और दूसरा, पत्रकार सुरक्षा कानून, एक थोड़ी सी आस दिखती है कि उस पत्रकार सुरक्षा कानून पे काम होना चाहिए सीरियसली। गंभीर सरकार प्रयास करती है केवल दिखाने के लिए, लेकिन गंभीर प्रयास आज तक नहीं होते। पत्रकार ही नहीं, एक्टिविस्ट भी इसके लिए जो है वो बहुत गाहे बगाहे उनको धमकियों से, इस तरीके के हमलों से वो रूबरू होते रहते हैं। तो इसका कोई मतलब एक अब इंतहा हो चुकी है। अब इसका हल कोई ना कोई सरकार को ढूंढना चाहिए और गंभीर प्रयास सरकार को करना चाहिए। आगे की तस्वीर खेमराज आप दिखाइए कि लगभग 200 मीटर में तमाम जो पत्रकार हैं वो इकट्ठे हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग सीधे इंसाफ के लिए राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, ये कोई हो जाने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। और इस पाप की भरपाई जो है हो तो नहीं सकती, लेकिन अगर कानून के इंसाफ के तराजू पर मुकेश को न्याय मिले और इसके साथ ही आने वाले समय में सुनिश्चित किया जाए कि किसी और पत्रकार के साथ ऐसा ना हो, तो शायद आने वाले समय में पुनरावृत्ति ना हो। ममता लांजेवार है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये भी। ममता जी, इतना हीनियस जो है क्राइम किया गया मुकेश के साथ, आपने किस तरीके से अपने रिपोर्टिंग के दौरान इन चुनौतियों को देखा है? आपने किस तरीके से फेस किया है और इसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ये एक मुकेश के साथ हुआ है। अगर इस चीज़ को बहुत आवाज़ नहीं उठाई गई तो हम सब जो है, हम सबको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से, जिस निस्संस तरीके से मारा गया और जो टंकी के भीतर डाला गया, आप सोचिए कि उस ठेकेदार की इतनी हिम्मत कैसे हुई। बस्तर के भीतर अगर सबसे ज़्यादा फल फूल रहे हैं तो ठेकेदार फल फूल रहे हैं, लेकिन उनको प्रश्रय किसका मिल रहा है? दूसरी बात यह है कि हर पत्रकार को चुनौती का सामना करना पड़ता है और पत्रकारिता इसीलिए की जाती है कि आप समाज में जो गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी आवाज़ उठा सकें। तो जब आप विदेशों में देखते हैं तो एक पत्रकार की ताकत होती है, एक पत्रकार की सुरक्षा होती है, उसकी बात की तवज्जो होती है। भारत में, छत्तीसगढ़ में या किसी अन्य राज्य में वो चीज़ घटता हुआ नज़र आता है। आपने क्या अनुभव? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर तो अब सोचने की ज़रूरत है और इसको लेकर पत्रकारों को भी बहुत आवाज़ मुखर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, एक तरह से जो मुकेश, हम डरते नहीं हैं, हम खबर करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर इस पर कुछ किया नहीं गया तो ये वाकई डराने वाली चीज़ है और समाज को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज की आत्मा की आवाज़ होते हैं पत्रकार। समाज के भीतर जो गलत होता है उसकी आवाज़ होते हैं, हम उनके लिए भी खड़े होते हैं, अपने लिए भी खड़े होते हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आज उनको भी खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, कौन आवाज़ उठाएगा? हम ये नहीं कह रहे हैं हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, लेकिन सोचने की ज़रूरत है। और सुरक्षा क्यों ना हो और इतनी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है, इस बात को सोचने की ज़रूरत है जो नीति निर्धारक है उनको,
कि एक पत्रकार के साथ ऐसा कर ले, ये सोचने की भी ज़रूरत कैसे हो जाती है। ये कमज़ोरी है फिर सिस्टम की। तो आप सुन रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं ममता लांजेवार। इस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये देखिए अब ये जो मार्च है वो आगे पहुँच चुका है और हर कोई जो है अपनी पीड़ा रखना चाहता है, हर पत्रकार अपनी बात रखना चाहता है और सभी जो है मुकेश की इस क्षति को जो है इंसाफ की जो है कड़ी तक ले जाना चाहते हैं। मृगेंद्र पांडे जी मेरे ब्यूरो चीफ हैं। मृगेंद्र जी, आपका खुद का अनुभव 20-25 वर्षों का है पत्रकारिता का, आप इसे कैसे देखते हैं, ये जो घटना को? पूर्ववर्ती कुछ ऐसी घटनाएं बताइएगा जब ऐसे हुआ हो और इन प्रयासों की सार्थकता क्यों नहीं निकल पा रही? अगर पहले भी ऐसा हुआ है, कैसे इसका समाधान क्या देखें? देखिए, पत्रकारों को धमकी मिलना तो एक आम बात हो गई है। लगातार हर जगह से आप देखिए, गरियाबंद हो, धमतरी हो, कहीं भी हो, तमाम जगहों पे धमकियां तो मिल रही हैं, लेकिन हत्या कर देना ये बहुत ही जघन्य अपराध है। एक पत्रकार को हत्या करने के बाद सेप्टिक टैंक में डालना एक जघन्य अपराध है और इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में, क्योंकि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए, पत्रकारों को एक प्रोटेक्शन देना चाहिए। और क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और पत्रकारिता आपके अच्छे और बुरे दोनों कामों को प्रदर्शित करती है। मुकेश चंद्राकर का जो यूट्यूब चैनल है बस्तर जंक्शन, आप उसको भी देखेंगे तो उसमें बस्तर की खूबसूरती को भी बताया गया और बस्तर में जो करप्शन हो रहे हैं उसको भी बताया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ खूबसूरती दिखाई जाए और करप्शन के बारे में ना बोला जाए, ये तो संभव है नहीं। पत्रकार करते रहेंगे। सरकार से यही है कि पत्रकारों को सुरक्षित रखें, सुरक्षा कानून बनाए और उन्हें सुरक्षा दें। तो पत्रकार सुरक्षा कानून का मुद्दा भी यहाँ जो है गंभीरता से उठता हुआ दिखाई दिया है और सभी लोग जो है, अवधेश जी हैं मेरे साथ जो कि BSTV के राज्य संपादक हैं। ये पूरा जो है घटनाक्रम बिल्कुल दिल दहला देने वाला है, लेकिन एक चीज़ आ रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून, कुछ जगहों की बात हुई कि वहाँ ऐसे कानून है कि अगर पत्रकारों को धमकी दी जाती है तो IG स्तर की जांच समिति बनती है। क्या वाकई लगता है पत्रकार सुरक्षा कानून काफ़ी है या कुछ और भी हो सकता है इस समस्या को, ताकि कभी फिर ना हो, उसके निजात के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हैरानी की बात क्या है कि देश में हत्या के लिए सज़ा का प्रावधान है, कानून है। क्या हत्या होनी बंद हो गई? तमाम तरह के अपराध के लिए कानून है, नियम है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो बंद हो गई क्या? नहीं हुई। एक ठीक है, कागजी कार्रवाई है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ नहीं हुआ, कड़ाई से पालन हुआ नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसको लेना होगा। अगर सावन के अंधों को केवल हरा हरा ही देखना है तो पत्रकार नामक संस्थान को बंद कर दे, पत्रकारिता नामक संस्थान को बंद कर दे और देखिए आप हरा हरा, कौन आपको मना करता है। सवाल यह है कि अगर एक बस्तर का पत्रकार खबर नहीं बनाएगा तो करेगा क्या। बस्तर के पत्रकारों की स्थिति ये होती है कि ना तो उन्हें संस्थानों द्वारा पैसा दिया जाता है और ना ही बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। उनके इनपुट पे आप बड़े बड़े अखबारों में, देश के बड़े प्रसिद्ध मैगजीनों में और स्पेशल रिपोर्ट्स में आप पूरा क्रेडिट आप ले जाते हैं। उन पत्रकारों को जो ग्राउंड लेवल पे बस्तर पे आपको इनपुट देते हैं, अपने संबंध देते हैं, उनको ना आप क्रेडिट देते हैं ना उनको पैसा देते हैं। तो अब ऐसे में अगर उनकी रक्षा भी नहीं होगी, सुरक्षा भी नहीं होगी, तो आदमी पत्रकारिता क्यों करेगा। पत्रकार सुरक्षा कानून एक अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में, मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में, नैतिक तौर पे भी अगर कोई जिम्मेदार हो तो उसे कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नैतिक तौर की भी मैं बात कर रहा हूँ, केवल आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं, नैतिकता के नाते भी कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पत्रकारिता बस्तर जैसे क्षेत्र में, उस बीहड़ में बचा जा सके। आप पता है आपको, राजधानी रायपुर से 500 किलोमीटर दूर है बीजापुर, वहाँ पे बैठ के पत्रकारिता करना और राजधानी में बैठ के उसका एनालिसिस करना बहुत आसान और बहुत अंतर है दोनों में। इस बात को हमको समझना होगा और इस ओर कड़े कदम हमको खुद भी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना होगा। बहुत गंभीर बात आपने कही है कि जो बस्तर के पत्रकार होते हैं उनके टचेस पे, अप्रोचेस पर राजधानी से लेकर तमाम जगहों के लोग आते हैं, लेकिन उन्हें फिर पीछे छोड़ दिया जाता है। तो क्या ऐसे स्थिति में तमाम कॉरपोरेट सेक्टर को या चैनल प्रणाली को, इनको भी सामने नहीं आना चाहिए, इनको भी जो है बढ़कर कदम आगे लेकर उनकी सुरक्षा, उनके आर्थिक वित्तीय भरण पोषण का भी प्रबंध करना चाहिए? देखिए, एक बड़े हैरानी की बात है
कि ऐसी स्थितियों में सबसे पहले अगर कोई साथ छोड़ता है तो छोड़ता है हमारा संस्थान। अगर बस्तर में अगर इस तरह की घटना घटती है तो सबसे पहले पीछे हटने वाले में होता है संस्थान। संस्थान पीछे हट जाता है, वो कहता है कि हमारा कोई संबंध नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दी जाती है इनको। ठीक है, कुछ संस्थानों ने देना शुरू किया, वो अलग बात है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर तक ना मिलना, सीधे तौर पे आप केवल यूज एंड थ्रो की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। देश में वेज बोर्ड लागू है, उसका पालन होना चाहिए। उन्हें भी हक है सम्मान से जीने का, अपने परिश्रम का पारिश्रमिक लेने का। ना आप उन्हें परिश्रम का पराकाष्ठा कराते हैं। आप देश की दिल्ली राजधानी में बैठ के कह देते हैं बीजापुर के अपने संवाददाता को, रायपुर में बैठ के कह देते हैं कि जाओ अमुक की स्टोरी कराओ, लेकिन उस अमुक स्टोरी को करने के लिए उसकी एनर्जी, पैसे कितने उसको लॉस होते हैं, उसकी भरपाई नहीं होती है। संस्थानों को इसके प्रति विशेष तौर पे सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ऐसी स्थितियां ना हो। आज मुकेश के साथ हुआ है, कल किसी के, कल अवधेश हो सकता है, कल कोई भी हो सकता है। इस ओर एक साझा प्रयास होना चाहिए। और बड़ी बात, मुकेश की बात हो रही है, मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ, आप चौंक जाएंगे, ताज्जुब होगा आपको। मुकेश ने एक मामले पे एक राकेश सिंह मनहास करके एक जो जवान थे उनके लिए मध्यस्थता की। मुकेश के उस प्रसिद्धि को देख के तात्कालिक संस्थान ने मुकेश को नौकरी से निकाल दिया। ये घटना इस चीज़ को फेस किया मुकेश ने, आज हमारे बीच नहीं है। दुखद बात है कि उसकी प्रसिद्धि को देख के कि वो कैसे चले गया मध्यस्थता करने, वो कैसे इतना पॉपुलर हो जाएगा, इसको देख के संस्थान ने नौकरी से निकाल दिया। मैं केवल एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए मुकेश की जगह कोई भी हो सकता है, अमुक संस्थान की जगह कोई भी संस्थान हो सकता है। तो कुल मिला के ये कि स्थितियाँ बेहद गंभीर है, खास करके बस्तर में, दूरस्थ अंचलों पे, जहाँ भौगोलिक स्थिति, जहाँ पे तमाम तरह की असुविधाएं हैं, उसके बाद भी वहाँ की खबरें, वहाँ की तमाम चीज़ें बाहर आती है। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब स्थितियाँ देख लीजिए, आप देख लीजिए, यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, पत्रकार है, लेकिन उसके बाद भी अगर नारेबाजी करनी पड़ रही है पत्रकार को, तो समझिए स्थिति क्या है। जिम्मेदारी, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जब तक जिम्मेदारियाँ तय नहीं होगी, इस तरह की तस्वीरें आएंगी। गाहे बगाहे समय समय पे हम इस पे चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अवधेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातचीत कही है और बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया। अब देखना होगा कि इस घटनाक्रम के बाद कितनी सीख ली जाती है। बहरहाल यहाँ का नज़ारा जो है वो भी आप देख ही रहे हैं। दैनिक भास्कर समूह के डिजिटल हेड हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करूंगा इस दुखद घटनाक्रम पर। कैसे देखते हैं सर आप इस पूरे घटनाक्रम को और इसके समाधान को भी किस तरीके से आप देखते हैं? बस्तर में जिस तरीके से पत्रकारों की हत्या हो रही है, पत्रकार जिस विषम परिस्थितियों में वहाँ पे काम करते हैं, वो यहाँ के जो सामान्य परिस्थितियाँ रहती है उससे बिल्कुल अलग है। सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून की बात तो करती है, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन की बात नहीं करती। उसके क्रियान्वयन को लेकर उतनी सजग दिखाई नहीं देती। ये पहली घटना नहीं है जब पत्रकारों की इस तरीके से हत्या हो गई और उसकी जांच, उसके दोषियों उसको उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोई कोशिश दिखाई दे रही हो। इससे पहले सुशील पाठक हत्याकांड हमने देखा है बिलासपुर में। सीबीआई भास्कर समूह के ही थे। हाँ, वो भी दैनिक भास्कर समूह के थे। उनकी हत्या हुई, सीबीआई जांच की घोषणा हुई, सीबीआई ने जांच की, बाद में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई उसकी, लेकिन आज तक हत्यारों के सुराग नहीं मिला, आज तक हत्यारों का सुराग नहीं मिला। तो पत्रकार जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जिस विषम परिस्थितियों में वो समाज की चीज़ों को लोगों के सामने लाते हैं, आपके समाज के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि पत्रकार के लिए कौन खड़ा है। पत्रकार तो समाज के लिए खड़ा है, पत्रकार के लिए कौन खड़ा है। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, न केवल उठाए जाने चाहिए, उनका जो भी योजनाएं, जो भी नियम, जो भी कानून बनाए जाए, उनका सफल क्रियान्वयन भी होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने भी कही है और बहुत एक सवाल बड़ा छोड़ दिया है कि आखिर पत्रकार सबके लिए खड़ा है, पत्रकार के लिए कौन खड़ा है। बंसल जो ग्रुप है, बंसल न्यूज़ चैनल के स्टेट एडिटर हैं मेरे साथ आदित्य नामदेव जी। आदित्य जी, ये दुखद घटनाक्रम हुआ और जब मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था, एक बड़ा सवाल उन्होंने भी छोड़ा कि पत्रकार हर परिस्थिति में, आपने भी इतनी जुझारू पत्रकारिता की, हर परिस्थिति में हर पहलू को दिखाने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन आज पत्रकार के साथ हुआ तो खड़े नहीं हैं लोग। तो ये भी एक चिंताजनक ही है। देखिए, हम लोग जहाँ पर पत्रकारिता करते हैं वहाँ पत्रकारिता करना बहुत आसान है। हम आ गए राजभवन में, यहाँ पर बैठ गए, अधिकारी आ गए,
बाइट हमको मिल गई, गवर्नर मिल गए, मुख्यमंत्री मिल गए, लेकिन उस जगह पर पत्रकारिता करने में हम अक्सर बोलते हैं अपने रिपोर्टर, बाइट कहाँ है, विजुअल कहाँ है, ना तो नेटवर्क है वहाँ पर, ना कोई अधिकारी एक्सेस में, उसके बाद भी वो पत्रकारिता करता है। और हम लोग जब भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर वो हमारा साथ देता है केवल उस खबर के लिए। जवान नक्सलियों के चंगल में फंसते हैं तो वो खुद जाता है लेने के लिए, अपनी जान सबकी परवाह बिना किए बगैर। लेकिन आज जब उसकी हत्या होती है तो कौन खड़ा है उसके साथ? कोई नहीं खड़ा है। क्या कोई प्रशासन का आदमी आपको दिख रहा है यहाँ पर? गवर्नर से मिलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब आप सोच सकते हैं कि पत्रकार खुद क्या करेगा। दुनिया की समस्या दिखाने का समय है उसके पास, दुनिया की तकलीफ़ें वो दिखाता है, लेकिन खुद के ऊपर जब तकलीफ़ आती है तो देखिए हाथ बांधे खड़ा हुआ है, काली पट्टी लगाए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही स्थिति है प्रदेश की। देखिए पत्रकार होता है, चाहे वो बीजापुर का हो, चाहे वो रायपुर का हो। और पत्रकार किसके लिए पत्रकारिता करता है? आपकी चीज़ों को दिखाने के लिए, आपको उस चीज़ में रिलीफ मिल सके, आपकी मांगों को दिखाने के लिए। और आज उसकी मांग है तो इसी तरह खड़ा है। देखिए उसको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, केवल एक सांत्वना के अलावा। निश्चित तौर पर इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आदित्य जी, आपने खुद चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता की है और बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स निकाली हैं आपने किस तरीके से थ्रेड को करीब से महसूस किया है और ऐसे वाक़ियों से कितना आप दहले हैं, आपकी क्या बीती रही है? देखिए इसके पहले कई बार नक्सल इलाकों में रिपोर्टिंग करने का मौका मिला, कहीं बगल में ही गए, वहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ। अभी मैं गारपा गया था, वहाँ भी वही हालत थी, हम लोग निकले और वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। तो देखिए बहुत चैलेंजिंग है। हम लोग तो जब भी जाते हैं हालांकि पुलिस की मदद से जाते हैं, लेकिन ये पत्रकार बिना किसी मदद के जाते हैं। कब कहाँ पैर पड़ जाए, कब कहाँ ब्लास्ट हो जाए, और उसकी जवाबदारी लेगा कौन? कोई चैनल का पत्रकार वहाँ का रहता है, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसको स्वतंत्र पत्रकार बता दिया जाता है। क्यों? संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस संस्था के लिए उसने सब कुछ दे दिया, अपनी जान दे दी, खबरें वो देता है, आज जब उसकी हत्या होती तो संस्था भी उसके साथ नहीं खड़ी है। इससे बड़ा शायद हास्यास्पद और शर्मनाक नहीं हो सकता। बहुत ही दुखद जो है बात कही गई है इनके द्वारा और बहुत ही जो है तटस्थ विश्लेषण किया गया है। और एक वरिष्ठ पत्रकार और हैं मेरे सहयोगी श्रीवास्तव जी, उनसे बात करूँगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे वाक़ये? देखिए बहुत दुखद घटना हो सकती है। पत्रकारिता जगत का चौथा स्तंभ कहा जाता है और एक वैसे निर्भीक पत्रकार के साथ इस तरह की घटना होगी तो आने वाली जो जनरेशन है, जो पत्रकार जगत की जो श्रेणी में जो नए पत्रकार आएंगे उनके लिए बड़ा दुखदायी समय आएगा, क्योंकि ये इस तरह की घटना। और सबसे बड़ी बात उस आरोपी की निर्भीकता को देखिए, उसकी पराकाष्ठा, उसने अपराध की पराकाष्ठा को पूरा किया। जो उसका परिचित था उसके साथ उसने हत्या को अंजाम में दिया और 9 घातक वार किए हैं। और उसके बाद अपने घर के सेप्टिक टैंक में उसको पैक करने के बाद उसमें तो जो भी आरोपी है, चाहे उनके लेबर हो, चाहे वो उनका भाई हो या बहनोई हो या सदस्य और अन्य सदस्य, उनको विधिवत न्याय अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जानी चाहिए और उस परिवार को उसी के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। तो मेरा ये व्यक्तिगत तजुर्बा ये है कि ऐसी सज़ा मिले कि आने वाली जो जनरेशन है उसको सीख मिले। अपराध करने से पहले वो एक चीज़ को सीखे कि पत्रकार जगत का अपने आप में अजूबा है, वो हम सबके सामने सच्चाई को उजागर करता है। हमने भी कुछ ऐसे मामले निकाले हैं, कुछ अधिकारियों ने हमको भी धमकी चमकी दी, लेकिन इस तरह की घटना हमारे साथ तो कभी नहीं हुई। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि इस तरह भविष्य में कभी कोई घटना का पुनरावृत्ति ना हो और मुकेश चंद्राकर की आत्मा को प्रभु शांति दें और उसके परिवार को शक्ति बल दें कि वो इस कष्ट से उभर पाए। बस यही कह सकता हूँ मैं। सिद्धार्थ है मेरे साथ। सिद्धार्थ, मैं हम सब एक ही उम्र के हैं और मुकेश भी उसी उम्र के रहे होंगे। सिद्धार्थ, एक युवा पत्रकार के साथ इस तरह हो जाना, और हम खुद युवा हैं, किस तरीके से आप इन चुनौतियों को देखते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? जी, जब से मुकेश जी के जाने की घटना का पता चला है तब से ही मन इतना व्यथित है, क्योंकि मुझे जब ये घटना पता चली तो तब से मैं ये सोच रहा था कि उनके साथ कितनी प्रताड़ना की गई होगी। जिस तरह से हमें जानकारी मिली बाद में, पहले तो सभी चिंतित थे। और आज जो बस्तर के पत्रकार हैं जो 2 धारी तलवार पर काम कर रहे हैं, ये एक उनके लिए बड़ा एक चुनौती है और हम सभी को आज इस पर न्याय चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई, और इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसी नहीं हुई कि एक पत्रकार खबर बनाते हैं उसके बाद उनके साथ उनको जान से मार देना। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया गया है और इसके खिलाफ जिला प्रशासन, सरकार सभी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और हम तमाम साथी जो हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं इस बात से दुखी हैं। और हमारी उम्र का ही था मुकेश, जो भाई था, 1-2 साल उम्र बड़ी होगी उसकी, लेकिन जो उनकी बेबाकी थी और उनका जो योगदान रहा है, उन्होंने हमेशा अपने आप को ग्राउंड ज़ीरो में प्रूफ किया। और जब एक CRPF जवान को जब उन्होंने छुड़ाने में उनकी भूमिका रही, उनके साथियों की भूमिका रही है, वो अपने आप में मतलब देश के लिए एक मिसाल थी। और ऐसे पत्रकार का जाना जो ग्राउंड ज़ीरो में काम कर रहे हैं और इस तरह से उनकी हत्या कर देना, निर्मम हत्या कर देना और बर्बरतापूर्वक हत्या करना,
कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और सरकार, जितने तमाम यहाँ पर जिला प्रशासन और बाकी जितने भी सरकार के जो अधिकारी हैं, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और एक ऐसी मिसाल पेश की जाए, एक ऐसा न्याय दिया जाए कि कोई भी किसी पत्रकार के साथ इस तरह की हरकत कभी ना करे। जी। तो आप सुन रहे थे सिद्धार्थ को। हर वर्ग के जो है पत्रकारों से बातचीत करने की कोशिश थी और जो निचोड़ निकल कर सामने आता है, तमाम पत्रकार इकट्ठा हैं। मुकेश चंद्राकर के जो साथ हुआ वो ऐसा दोबारा ना हो, सबकी यही मांग है। सभी का ये भी कंसर्न है कि आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए बाकायदा कानून हो। कानून से बढ़कर भी कई लोगों ने सुझाव दिए कि कानून के साथ संस्थानों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो उनके लिए इस तरह का संघर्ष करता है, इस तरह की साहसिक पत्रकारिता करता है, उन संस्थानों को भी आगे बढ़ना चाहिए और सरकार, प्रशासन, इन सब को भी जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब देखना होगा कि मुकेश चंद्राकर की इस हत्या के बाद आखिरकार मुकेश और तमाम जो आने वाली पीढ़ी के पत्रकार हैं, मौजूदा पत्रकार हैं, उनके लिए क्या कुछ जतन किए जाते हैं, क्या कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।